वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 का जो कि 17 मार्च को है, उसके लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और उसके साथ साथ अब हमने साइंस भी स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की। दोनों ही क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप उसे फॉलो करते रहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 40 प्रश्नों को हल कर लिया है और विद एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और अब प्रश्नों की प्रकृति ऐसी ही है जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक तरफ प्रक्रिया दी गई है और वो प्रोसेस या प्रक्रिया किस अंग से रिलेटेड है वो दिया गया है। प्रोसेस में एक है भोजन का अंतःग्रहण, दूसरी प्रोसेस है सरल पदार्थ में प्रोटीन को तोड़ना, थर्ड जो स्टेटमेंट दिया गया है पचे हुए भोजन का अवशोषण, और जो चौथी प्रोसेस है ये मलत्याग है अर्थात इजेशन है। फिर अंग देखिए इनसे रिलेटेड कौन कौन से दिए गए हैं, पेट, मुंह, गुदा और छोटी आंत। भोजन का अंतःग्रहण या फिर इंजेशन बोलते हैं इसको, जो आप भोजन खाते हैं ना मुंह से, इसको इंजेशन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी। अब जो प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ पर होता है, पेट में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का। जो भोजन पच जाता है वो अब पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर विलाई, ऐसे उंगली के आकार की विलाई प्रेजेंट रहती है। क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होगा। इजेशन होता है एनएस के थ्रू, गुदा के थ्रू मलत्याग किया जाता है। अब आप देखेंगे इन ऑप्शंस के अनुसार जो हमने मैच किए हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके। 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों जैसी आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें विली या फिर विलाई बोलते हैं। अब ये विलाई क्या होते हैं, भोजन के अवशोषण की गति को या फिर इनकी जो दर है उसको बढ़ा देते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो छोटी आंत की जो भीतरी दीवार होती है उन पे मैंने अभी बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसे उभार होते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं और इनको विलाई बोलते हैं। ठीक है। अब बोला गया है, पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, दूसरा दिया गया कि भोजन के जो अवशोषण की गति है इनको बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण तो करते हैं लेकिन जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ाने का कार्य नहीं करते, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इस देखिए डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को समझिए कि खाना खाते हैं, मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। फिर ये भोजन ईसोफेगस बोलते हैं, इसके थ्रू स्टमक में जाता है, पेट में पहुंचता है। पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, और जो वसा है फैट का पाचन होता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विलाई, और ये छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं से जुड़े रहते हैं। इनसे जो भोजन हमने खाया है जो पच गया है, अब ये क्या होता है, रस के फॉर्म में होता है लगभग, आप ऐसे समझिए, कॉमन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, जिसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण के बाद ये रक्त वाहिकाओं के थ्रू रक्त में कोशिका में पहुँचता है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं, जो खाया होता है पोषक पदार्थ। अब इनके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा में रूपांतरण होता है, अर्थात एटीपी बनती है। जो हमारा खाना है, चलना है, सोना है, बोलना है, सारी क्रियाएं इसी ऊर्जा से होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि आप पहले खाना खाते हो, फिर उसको डाइजेस्ट करते हो, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। 43rd क्वेश्चन है, इनमें से अमीबा के बारे में कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, अमीबा एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला जीव है, अर्थात सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड स्टेटमेंट है, खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन को पचाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह एक या एक से अधिक उंगली नुमा प्रक्षेपण बनाता है, जिसे स्यूडोपोडिया या फिर कृत्रिम पैर कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में सबसे पहले समझिए कि अमीबा एक कोशिका वाला जीव है। देखिए जीव बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ द्विकोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, और हम लोग बहुकोशिकीय हैं। हमारी देखिए नर्व सेल अलग हैं, ठीक है, और आप देखेंगे स्किन सेल अलग है, हेयर सेल अलग है,
नेल सेल अलग है। आप देखेंगे जो लीवर है, किडनी है, सबकी सेल अलग है। ठीक है, इसी तरह पौधों में भी आप देखेंगे बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है, लेकिन अमीबा क्या होता है, एक ही कोशिका से बना होता है। तो एक पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अब इसमें वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, खाद्य रिक्तिका रहती है, इसी में भोजन पचाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना उंगली नुमा स्ट्रक्चर, ये इसके स्यूडोपोडिया, इन्हीं के अनुसार ये क्या करता है, इसको कृत्रिम पैर कह सकते हैं, जिसके द्वारा ये चलता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, तापमान किसकी मापन इकाई है? पहला ऑप्शन है वस्तु द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की मात्रा का, या बी है किसी वस्तु की गर्माहट की डिग्री का, ऑप्शन सी है किसी वस्तु द्वारा दी जा सकने वाली ऊष्मा की मात्रा है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तापमान किसकी मापन इकाई है ये तो आपको पता ही होगा, इसमें मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की जो गर्माहट होती है उसको नापने की जो डिग्री है वो क्या है, तापमान है। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है मानव शरीर का सामान्य तापमान अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर दिया गया 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेकंड स्टेटमेंट है क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और इस थर्मामीटर की जो सीमा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ना कि फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट, लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाएगी डिग्री सेल्सियस में, तब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट है। 46वां क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनें। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक अच्छा संवाहक है। सेकंड स्टेटमेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक अच्छा संवाहक है और इसमें तंतुओं के बीच में हवा फंसी हुई होती है। बताइए कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। ऊनी कपड़े पहनते हैं, ये स्टेटमेंट सभी को पता होगा क्योंकि हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म क्यों रखते हैं, समझिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। कैसा है? कुचालक है, ना कि संवाहक है। ठीक है, और इसमें तंतुओं के बीच में हवा फंसी हुई होती है। तंतुओं से ट्रैप मतलब हवा अंदर नहीं पहुंच पाती, फंसी रहती है। क्यों? क्योंकि ये कुचालक है। ठीक है, ना कि संवाहक है। तो ऑप्शन ए राइट है इसीलिए। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है समुद्री हवा या समीर दिन के समय चलती है। सेकंड स्टेटमेंट है रात के समय ज़मीन पर हवा चलती है। बताइए कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए इसका अब रीज़न क्या है और कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस समझिए। दिन के दौरान ज़मीन पानी की तुलना में तेज़ी से गर्म होती है। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ज़मीन क्या होगी? स्थलखंड, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो मान लीजिए ये है स्थलखंड और ये है जलखंड। ठीक है, यहाँ पे ये है समुद्र। तो ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पर होगा हाई टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर। अब यहाँ पर ये देर से गर्म होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? लो टेम्परेचर। प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी, हाई प्रेशर से किधर? लो प्रेशर की तरफ। तो हवाएं कैसे चलेंगी? समुद्र से चलेंगी ज़मीन की तरफ। ठीक है, किधर चलेंगी? ज़मीन की तरफ। इतना याद हुआ? स्थलखंड की ओर। ठीक है, इतना याद हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे गर्म होंगी हवाएं, गर्म होकर के ऊपर ही उठेंगी और इन हवा को घेरने के लिए यहाँ से ये हवाएं पहुँचेंगी। इतना क्लियर हुआ? यही प्रोसेस रात में उल्टा हो जाती है। अब ज़मीन जल्दी से ठंडी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रोसेस इसी के साथ समझ लीजिए। अब ये स्थलखंड और ये है जलखंड। रात के समय क्या होगा? ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे अब क्या होगा? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और यहाँ पर हो जाएगा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। अब हवा किधर चलेगी? ये चलेगी ज़मीन से समुद्र की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रात के समय समुद्र की तरफ हवा चलती है और दिन के समय क्या होगी? स्थलखंड की तरफ चलती है। इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी कथन आपको सही नहीं दिया गया है।
जो समुद्र में हवा चलती है समुद्री हवा इसे सी ब्रीजेस बोलते हैं और लैंड पे चलने वाली हवा लैंड ब्रीजेस कहलाती है। अभी दोनों अपोजिट दिए गए हैं बस, अदरवाइज सही था, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें बनाने के संभावित तरीके हो सकते हैं जो वातावरण की बाह्य गर्मी और ठंड से प्रभावित भी ना हो। तो पहला स्टेटमेंट है भवनों की बाहरी दीवारों का निर्माण, सेकंड स्टेटमेंट है खोखली ईंटों का उपयोग करें, और थर्ड है कांच की इमारतें बनाएं। इसमें से बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भवनों की दीवारें, जो बाहरी दीवारें हैं उनका निर्माण कराने से, और ये जो हॉलो ब्रिक्स होती मतलब खोखली ईंटों का उपयोग करके। लेकिन यहाँ पर जो कांच की इमारतें बनाने को दिया गया ये गलत है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर दूध और 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी को साथ में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का तापमान पूछा गया है कितना होगा। 65 डिग्री सेंटीग्रेड का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, या फिर ऑप्शन डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। अगले प्रश्न में गलत जो मैच करके दिए गए पेयर्स उनको ढूंढना है। एक तरफ एसिड हैं और वो किस पदार्थ में पाए जाते हैं ये बताया गया है। तो पहला है एसिटिक एसिड जो कि सिरका में या विनेगर में दिया गया है उसे बोलते हैं। सेकेंड है साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। थर्ड है लैक्टिक एसिड कर्ड या फिर दही में, और फोर्थ है स्कॉर्बिक एसिड जो कि आंवला में पाया जाता है। बताइए कौन से गलत पेयर दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई भी गलत नहीं है, सब मैच करके दिए गए हैं, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है प्रश्न, तो याद कर लीजिए। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड नींबू में, लैक्टिक जहाँ पे लैक्टिक या लैक्टोज वर्ड यूज होगा वो दूध से किसी न किसी तरह रिलेटेड होगा, तो फिर लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा, दही में। स्कॉर्बिक एसिड आंवला में। सही से मिलान करना है। देखिए इसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। अब इसको मैच करना है नींबू पानी से, साबुन से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर दूधिया चूना किसे कहते हैं उनसे मैच करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नींबू पानी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको साबुन में मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, दूधिया चूना भी बोलते हैं। तो सारे मैच करके ही दिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है संकेतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है साबुन की अम्लीय प्रकृति के कारण साबुन से धोने के बाद हल्दी के दाग लाल हो जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है चाइना रोज संकेतक अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी मैजेंटा या फिर क्षारीय विलयन को हरे रंग में अपक्रिया करके बदल देता है। बताइए इनमें से कौन सा आपको स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है। पहले स्टेटमेंट में बताया गया साबुन की अम्लीय प्रकृति के कारण, ये गलत दिया गया है। साबुन की क्षारीय प्रकृति होती है जिसकी वजह से साबुन से धोने पर आप देखेंगे जो हल्दी के दाग हैं वो लाल हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है। 53rd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन अम्ल वर्षा के संदर्भ में गलत दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है अम्ल वर्षा हमेशा हानिकारक नहीं होती, वे इष्टतम मात्रा में होने पर मिट्टी को पूरक प्रदान करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है अम्लीय वर्षा इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों आदि को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पौधों और जानवरों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही इनकरेक्ट दिए गए हैं। अम्लीय वर्षा एक प्रकार की वर्षा है जो असामान्य रूप से अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। इसका अर्थ ये है कि इसमें हाइड्रोजन आयनों का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जो पौधों, जलीय जानवरों और बुनियादी ढांचों पर भी क्या करते हैं, ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था अम्ल वर्षा हमेशा हानिकारक नहीं होती, तो हानिकारक तो होती ही है। पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत हो गया, सभी पर हानिकारक प्रभाव डालेगी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। 54th क्वेश्चन दिया गया है उदासीनी अपक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा या कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है जब किसी अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की मूल प्रकृति दोनों नष्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है परिणामी विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। थर्ड स्टेटमेंट है उदासीनी अपक्रिया में ऊष्मा हमेशा या तो पैदा होती है या उत्सर्जित होती है। फोर्थ स्टेटमेंट है उदासीनी अपक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है और इसे लवण कहते हैं। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस में से बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको चारों ही कथन सही दिए गए हैं और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इन सारे स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको
पता चल जाएगा कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाएंगे तो दोनों की जो मूल प्रकृति है वो नष्ट हो जाती है। परिणामी विलयन ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है। उदासीनी अपक्रिया में ऊष्मा हमेशा या तो पैदा होती है या फिर उत्सर्जित होती है, और जो उदासीनी या न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है इसमें एक नया पदार्थ बनता है, इसे लवण कहते हैं। ओके। निम्नलिखित में से किसमें हम उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं? ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, अपच से राहत पाने के लिए हम एक एंटी एसिड यूज़ करते हैं और उसे बोलते हैं दूधिया चूना। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, नम बेकिंग सोडा कैलामाइन घोल को रगड़ने से चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है, जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय होती है, बहुत अधिक एसिडिक होती है, तो इसका इलाज कैसे करते हैं? इसमें चूना ऐड किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और फोर्थ स्टेटमेंट है, कारखाने के अपशिष्ट क्षारीय पदार्थों को घोलकर बेअसर कर दिया जाता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ, इनके अनुसार आपको उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ढंग से याद कर लीजिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, किसी विशेष संकेतक पर सभी अम्ल और क्षारों का प्रभाव समान होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, विभिन्न संकेतक अलग अलग अम्ल या क्षारों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। इनमें से बताइए कौन से कथन सही दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। ओके। 57वां क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन से पहचानने वाले गुणों को चुनें। पहला स्टेटमेंट है, यह हमेशा प्रतिवर्ती होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इनके फलस्वरूप सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन जो दिए गए हैं इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दिए गए हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऐसा क्यों है ये समझ लीजिए। देखिए ये जो रिएक्शन है दी गई है ऑलवेज रिवर्सिबल, हमेशा रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, हर प्रोसेस, ये जो भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, ये रिवर्सिबल नहीं होती हमेशा। और सेकंड है, इनके फलस्वरूप सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है। जी बिल्कुल नहीं, हमेशा नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, कोई भी भौतिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ कैसे बनेगा अगर वो अपघटित हो चुका है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है? केमिकल चेंजेस पूछे जा रहे हैं। लोहे का जंग लगना, सेकंड है पानी का उबलना, थर्ड है भोजन का पाचन, फोर्थ है मोमबत्ती का जलना, और फिफ्थ है क्रिस्टलीकरण। इनमें से बताना है कौन सा केमिकल या फिर रासायनिक चेंज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन होना, और फोर्थ है इसमें मोमबत्ती का जलना। ये सारे कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए इनमें से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? पहला है हवा की उपस्थिति, सेकंड है नमी की उपस्थिति, थर्ड है एक उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए। बताइए इनमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए हवा और नमी, इनकी वजह से लोहे में जंग लगता है या फिर आयरन में रस्टिंग होती है। बाकी ये किसी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया की सटीक व्याख्या कौन सी है? पहला स्टेटमेंट है लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया, सेकंड है जस्ते पर लोहे की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया, थर्ड है जंग प्रतिरोधी उत्पादों को बनाने के लिए लोहे और जस्ते के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो, और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा लोहे पर अर्थात आयरन पर जो जिंक की कोटिंग की जाती है उसी को गैल्वेनीकरण बोलते हैं, और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील के बारे में सत्य कथन है? पहला स्टेटमेंट है स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसे धातुओं और कार्बन को लोहे के साथ मिलाकर बनाया जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट है यह जंगरोधी है। बताइए कौन सा आंसर सही है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, और थर्ड है भोजन के अपघटन से सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं।
सी ऑप्शन सही है, अर्थात तीनों ही आपके आंसर सही दे दिए गए हैं। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भी भोजन को अपघटित किया जा सकता है और इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज का अपघटन हो रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। भोजन के अपघटन से सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये भी सही दिया गया है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भी भोजन का अपघटन होता है, ऑप्शन सी राइट है। 63rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है खमीर एकल कोशिका वाले जीव होते हैं। सेकंड है उनकी श्वसन प्रक्रिया अवायवीय होती है और इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल प्राप्त होती है। थर्ड स्टेटमेंट है अतः वे शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है और राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यीस्ट जो होती हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और आप देखेंगे ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उनकी वो कैसी होती, एनारोबिक होती है जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है और इसीलिए ये बियर और शराब बनाने में भी यूज़ होते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने पर लैक्टिक एसिड बनता है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करना है। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है कि श्वसन में सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। और सेकंड स्टेटमेंट है सांस छोड़ने के दौरान पसलियां नीचे और अंदर की ओर बढ़ती हैं जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है। समझिए इस प्रोसेस को। जैसे कि ये है लंग्स, आप देखिए तो क्या होता है श्वसन के समय जब ये फैलेगा, श्वसन तंत्र फैलेगा तो क्या होगा, पसलियां भी फैलेंगी तो यहाँ पे होता है डायफ्राम। ये क्या होगा, ये संकुचित होगा, ये फूलेंगे तो क्या होगा, संकुचित होगा डायफ्राम। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो फिर ये क्या होगा, डायफ्राम फैलेगा। यही इसमें बताया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने देखे साइंस के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आपका जो भी स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।